हाँ भाई, ये सवाल तो ज़्यादा बचाना लग रहा होगा आप लोगों को। याद आ रहा है? कहाँ देखा है? ये मिड टर्म में सवाल था ना, एनएफए वाला, वो है एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर। पहले मैं खुद करके देखता हूँ कितनी देर में हो रहा है, और उससे फिर मैं तकरीबन टाइम 3 टाइम्स बढ़ा देता हूँ। तो मैं मुश्किल से 3-4 मिनट का सवाल था, अगर वैसे देखा जाए 5 मिनट में ज़्यादा था। मैंने उसको फिर 20 मिनट्स का टाइम दिया था। खैर वो तो चलते ही रहेंगे ज़िंदगी में मसाइल। आज हम पढ़ रहे हैं, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं नई चीज़, अब जो स्टार्ट कर रहे हैं नई चीज़, वो क्या है? वो बेसिकली पीडीए। ठीक है? तो पीडीए क्या होता है, उसको ज़रा सुकून से, उसकी बेस जब क्रिएट हो रही है तो गौर से देख लीजिएगा, अदरवाइज मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है कोई भी चीज़ अब, क्योंकि आप डीएफए पढ़ के आ चुके हैं। आपको पता है क्वेश्चन के लिए लॉजिक कैसे सोची जाती है। तो मुश्किल अब इतनी सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन आप इसकी बेस थोड़ी सी क्रिएट कर लेंगे क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली पीडीए क्या? पीडीए है फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस स्टैक। रिमेंबर कि जब हम पढ़ रहे थे डीएफए, तो मैंने आपको एक सवाल करवाया था और आपसे कहा था कि सर ये सवाल, इसमें तो हम फंस गए और इसका नहीं बन पा रहा डीएफए। तो आपने कहा था सर फिर क्या होगा, तो मैंने कहा था इसके लिए पीडीए बनता है। तो पीडीए में बेसिकली 7 चीजें होती हैं। अगेन उन 7 चीजों का काम क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अब उसकी रिप्रेजेंटेशन बता देते हैं। उसमें 7 चीजें होती हैं। तो क्यू होता है, सिग्मा होता है, गामा होता है, क्यू नॉट होता है, क्यू होता है, क्यू नॉट होता है, सिग्मा होता है, डावा होता है। ठीक है? इसके अलावा जेड नॉट क्या चीज होती है अभी बता रहा हूँ, एफ क्या होता है अभी बता रहा हूँ। एफ तो आपको पता ही है, खैर फाइनल स्टेट। और ये एक सिंबल है, टॉ का सिंबल कहलाता है। आप कोई और सिंबल बना लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि सिंबल एक्चुअली करता क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है कि भाई ये सिंबल क्या है। सिंबल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सिंबल करता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सही है? अच्छा जी। तो हमें पता है ये 5, इसमें से काफी सारी चीजें हमें पता है, लेकिन हम एक दफा देख लेते हैं कि क्यू क्या होती है। क्यू होती है सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स। क्यू नॉट क्या होता है? इनिशियल स्टेट। ठीक है? पीटी की जरूरत क्यों आ रही है? पीटी की जरूरत जब आ रही है जब हमें वो क्वेश्चन करने पड़ रहे थे जिसमें इनफाइनाइट कंपैरिजन हो रहा था। याद है ना रेगुलर लैंग्वेज जब हम पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में, कि रेगुलर लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, कि रेगुलर लैंग्वेज वो नहीं हो सकती थी जिसमें इनफाइनाइट कंपैरिजन हो रहा होता था। इनफाइनाइट काउंटिंग तो हो सकती है, इनफाइनाइट काउंटिंग और इनफाइनाइट कंपैरिजन जिसमें हो रहा था वो पॉसिबल नहीं था। तो इनफाइनाइट कंपैरिजन के लिए हमें कोई मेमोरी चाहिए, और फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर मेमोरी होती नहीं है। तो देखिए ये स्टैक लिखा हुआ मैंने, तो किस तरीके से काम करता है ये मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप इसमें पीडीए में और फाइनाइट ऑटोमेटा में सिमिलैरिटी देखें, पीडीए में और फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर सिमिलैरिटी देखें आप, तो क्यूबीएस के अंदर मौजूद मतलब सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, क्यू नॉट भी मौजूद है इनिशियल स्टेट। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि डावा भी मौजूद है, ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल तो देखिए प्रेजेंटेशन है ना, कि जो आपके डायग्राम में हो रहा है वो आप बता दें यहाँ पर। तो ट्रांजिशन टेबल इसका भी बन जाएगा या उसका, हर चीज का बन जाता है। इसी तरीके से क्यू नॉट भी मौजूद है यहाँ पर। क्यू नॉट में बना चुका हूँ इनिशियल स्टेट। सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा क्या है हमारे पास? सिग्मा इनपुट, इनपुट अल्फाबेट्स, मतलब जिसमें हमारी लैंग्वेज बनी हुई है। इस तरीके से अगर आगे बात करें तो एफ जो है हमें पता है एफ क्या होती है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। अच्छा, जब भी हम स्टैक पढ़ते थे किसी भी कोर्स के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली हमने स्टैक पढ़ा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, बेसिक जो उसकी कवर किया हमने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर किए। तो हमें पता है स्टैक के लिए 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो 2 चीजें क्या होती है स्टैक के लिए?
स्टैक के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी जी। पुश पॉप, डेफिनेटली पुश पॉप, मैं असल में कुछ और पूछने जा रहा था लेकिन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पुश पॉप भी होता है। कोई और दो चीजें स्टैक के लिए, पुश पॉप तो इसके ऑपरेशन है, उन ऑपरेशंस को यूज करते हुए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। बिल्कुल, अंडर फ्लो एंड ओवर फ्लो, ऐसा ही है ना, या आपने उसको किसी और वर्डिंग में बोलने, जैसे अपर और लोअर बाउंड बोला है, तो अंडर फ्लो और ओवर, मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्टैक फुल कब हो गया। तो यहाँ पर हम ये तो सोच ही नहीं रहे, हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारे स्टैक का साइज बहुत बड़ा, ठीक है। लैंग्वेज में क्योंकि हमारी लैंग्वेज की जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो तो फिक्स नहीं है, तो हम स्टैक के साइज की बात नहीं करेंगे। मतलब फर्स्ट करेंगे स्टैक अगर बना हुआ है तो हमें इसके साइज से टेंशन नहीं है कितना बड़ा, लेकिन हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि यार इसका बॉटम कब आएगा, ऐसा ही है, हमें ये जरूर पता होना चाहिए इसका बॉटम कब आएगा। तो बॉटम के लिए हम एक निशानी लगा रहे हैं, वो निशानी क्या है कि हम एक अल्फाबेट ले रहे हैं जेड नॉट, आप कोई और ले लें, आप डॉलर ले लें, हैश ले लें, ठीक है, कोई और चीज ले लें। ये जेड नॉट इस बात की निशानी है कि अगर हमें जेड नॉट मिल जाता है समहाउ, कभी कभी भी कोई ऑपरेशन करते हुए, वो बताऊंगा मैं आपको क्या ऑपरेशन, ठीक है, जेड नॉट अगर हमें मिल जाता है तो इसका मतलब है हमारा स्टैक जो है वो खाली हो चुका है। मतलब खाली होने का मतलब ये कि स्टैक के हम बॉटम पे पहुंच चुके हैं। तो हमने जेड नॉट यहाँ पर यूज किया है एज अ बॉटम ऑफ द स्टैक। हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं। एक चीज बची है टॉप। अब इसी तरीके से आपको पता है कि देखिए स्टैक यूज हो रहा है, तो स्टैक का अपना एक प्रोसीजर है, वो हमारी मर्जी से नहीं चलता, वो हमेशा किस पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसा ही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब भी हम स्टैक से बोलते हैं पुश, तो स्टैक कहता है जो भी चीज रखनी है मेरे टॉप पे ले आके रख दो, वो टॉप यहाँ पर हो, वो यहाँ पर हो, वो यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो। स्टैक कहता है अगर पुश करवाओगे तो हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक पर रखोगे। अब टॉप ऑफ द स्टैक इज अबाउट इंडेक्स, मतलब जितना स्टैक फुल हो चुका है उसके ऊपर रख दो। अब वो फुल नहीं है, मतलब एक ही बंदा है तो उसके ऊपर रख दो, 50 लोग हैं तो उसके ऊपर रख दो। तो इसका मतलब पुश हमेशा। और पॉप भी कब होता है, पॉप, अच्छा पुश करते हैं हमें ये बताने की जरूरत होती है कि हम क्या चीज पुश करवा रहे हैं, सही है ना। पुश करते हुए हमें ये बताने की जरूरत होती है कि हम क्या चीज पुश करवा रहे हैं। पुश करते हुए हमें ये चीज बताने की जरूरत होती है कि हम क्या चीज पुश करवा रहे हैं, लेकिन पॉप करते हुए हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या चीज पॉप करवा रहे हैं। जब भी हम पॉप करवाएंगे तो हमेशा टॉप पे जो चीज पड़ी हुई होगी वो पॉप हो जाएगी, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, या वो कुछ भी चीज हो। तो मैं जो बताना चाह रहा था वो बताना चाह रहा था कि ये जो ये है टॉप का जो सिंबल है, ये बेसिकली स्टैक का टॉप अल्फाबेट, मैं इसको कह रहा हूँ स्टैक अल्फाबेट, कि मुझे स्टैक के टॉप को भी देखने की जरूरत होगी क्योंकि उसके बिहाफ पे भी मैं डिसीजन लूंगा। तो ये टॉ जो है वो स्टैक का अल्फाबेट है। पॉप करते हुए ये चीज, हाँ पॉप करते हुए ये चीज मीनिंग कि भाई टॉप पे क्या आपको कहाँ, मतलब ये तो मीनिंग रखती है कि डेफिनेटली आपने कहाँ पॉप करवाना है, लेकिन क्या पॉप करवाना है ये मायने नहीं रखता, क्योंकि हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक क्या होता है, पॉप करता है। मतलब देखें, पुश करवाते हुए और पॉप करवाते हुए, पुश करवाते हुए क्या चीज जा रही है ये इंपॉर्टेंट है, पॉप करवाते हुए क्या कहाँ जा रही है ये इंपॉर्टेंट है। इन बोथ केसेस स्टैक की तरफ से ना आपको ये बताने की जरूरत है कि स्टैक में पुश क्या करवाना है, ना आपको ये बताने की जरूरत है कि स्टैक से पॉप क्या करवाना है। क्लियर। हमेशा ये जो ये अगर ये चीज स्टैक की है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, स्टैक को खुद पता है कि क्या कहाँ पुश करवाना है, कहाँ पुश करवाना है और क्या पॉप करवाना है, कहाँ और क्या, ठीक है, वेयर और व्हाट। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको ना पीडीए के कुछ ऑपरेशन समझाऊंगा। देखिए देखिए, जैसे डेफिनेटली हर चीज को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो पीडीए में जब हम कोडिंग करते हैं अगर, तो कोडिंग करते हुए तो हमें पता है, लेकिन उस कोडिंग में ऑपरेशन क्या क्या होते हैं वो हम, जैसे हम यहाँ लिखते थे ए और बी, इसका मतलब ए पे खड़े में स्मॉल ए आया तो बी पे चलेगा। तो यहाँ पर भी इसको तरीका समझाना है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाते हुए लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि इसके अंदर स्टैक भी मौजूद है। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले अगर बात की है तो इसका मतलब है कि वो स्टैक जो है वो भी यूज होगा। तो उस स्टैक को यूज करते हुए हम किस तरीके से इस ट्रांजिशन को लिखते हैं वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। तो कुछ बेसिक ऑपरेशन हैं जो कि मैं समझाऊंगा। अब आपको पता है बेसिक ऑपरेशंस क्यों कह रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है इसमें स्टैक है, और स्टैक है तो पुश और पॉप होगा। तो पुश और पॉप
मतलब है दो अलग अलग चीजें आएंगी। दो अलग अलग जब चीजें आएंगी तो उनको कैसे टैकल करना है, कैसे लिखना है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो गौर से देखिएगा क्योंकि बेसिक ऑपरेशन है, बड़ा आसान टॉपिक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये बड़ा आसान लगता है। अब वही बात है कि स्टूडेंट को भी लगेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक ऑपरेशन समझाता हूँ मैं इसको। सबसे बेसिक ऑपरेशन देखें, आप जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके स्टैक में डेफिनेटली कुछ ना कुछ पड़ा हुआ होगा। ठीक है, और आप स्टैक को भी कंसिडर करेंगे, तो इसको लिखने का तरीका क्या दें। फर्ज कर लीजिए कि सर आपके पास जो है ये इनपुट सिंबल है ए बी ए। अभी हम लोग किसी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे बेटा, ना हम कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ऑपरेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें पता है कि हमें इनपुट सिंबल एक करके मिलता है, तो ये जो हमें इनपुट सिंबल मिलता है हम उसको यहाँ लिख देते हैं ए और कॉमा लगा देते हैं। इसका मतलब जो पहले चीज मिली है वो इनपुट है, वो डेफिनेटली वो आपकी लैंग्वेजेस में से ही कुछ होगा, ए अभी जो भी इस पे भी आप काम कर रहे हैं। अच्छा, कॉमा के बाद हम ये बिलीव करते हैं कि यहाँ पर स्टैक का सिंबल आता है जो इस पर टॉप पे पड़ा होता है। अगर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो सबसे टॉप पे क्या पड़ा हुआ होगा, जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो सबसे टॉप पे क्या पड़ा हुआ होगा, जेड नॉट। ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो टॉप पे क्या पड़ा हुआ होगा, जेड नॉट। इज इट क्लियर। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए कि जब भी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो टॉप पे जेड नॉट पड़ा होगा। अगर मैंने जेड नॉट यहाँ लिख दिया तो इसका मतलब मैंने यहाँ से उसे रिमूव कर दिया। जो चीज यहाँ टॉप पे थी अगर वो मैंने यहाँ लिख दी है तो मैंने इसका मतलब है उसको वहां से रिमूव कर दिया। ये थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं, फिर जो है अगर कोई सवाल होता है तो मैं मिलेगा। इसका मतलब ये इनपुट अल्फाबेट, ये स्टैक का अल्फाबेट बाहर आ गया जो टॉप पे था। अच्छा, ये स्टैक का अल्फाबेट बाहर आ गया। अब यहाँ जो चीज लिखी होती है वो लिखी होती है या तो पुश या पॉप। तो अब पुश या पॉप का मतलब क्या होता है आपको समझा देता हूँ। फर्ज कर लीजिए हम ये चाहते हैं, फर्ज कर लीजिए हम ये चाहते हैं सबसे पहली चीज कि स्टैक में कोई चेंजेस ना आए। पहला ऑपरेशन याद है, ऑटोमेटा में आप इग्नोर करते थे, आप कहते थे सर इनपुट अल्फाबेट आया है तो इग्नोर कर देते हैं, याद है कि हमें कोई जरूरत नहीं है उसको चीज से चेंज करने की, हमें तो बी का इंतजार था, ये तो ए आ गया। ये बात याद आ रही है कि सर हमें तो बी का इंतजार था, यहाँ पर ए आ गया, तो हम तो वही ऐसे कर लेंगे। लेकिन ये आप करते थे ना काम, ये काम करते थे ना आप, यहाँ पर अपनी स्टेट चेंज नहीं करते थे और ट्रांजिशन करते रहते थे। यहाँ पर भी ये काम ऐसे ही होगा कि आप स्टेट पे खड़े रहेंगे लेकिन स्टैक में भी कोई चेंजेस ना करने हो। फर्ज करें आपको स्टैक में कोई चेंजेस नहीं करने, तो देखें ए कॉमा जेड नॉट, जेड, इसका मतलब ये है कि ए आया, टॉप पे जेड नॉट पड़ा हुआ था, आपने बाहर निकाला, दोबारा से जेड नॉट रख दिया। तो जैसे ही ये ऑपरेशन खत्म होगा, जैसे ही ऑपरेशन खत्म होगा टॉप पे दोबारा से क्या आ जाएगा, जेड नॉट। क्लियर। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ये करना है, मैंने आपको पहला ऑपरेशन समझाया है कि जिसमें आपने सिर्फ इनपुट सिंबल को पिक किया है, सिर्फ इनपुट सिंबल को पिक किया है और उस पर आपने स्टैक में कोई चेंजेस नहीं किए। ये हो सकता है, देखिए ये चीज हो सकती है, स्टैक में चेंजेस और स्टेट में चेंजेस अलग अलग बात है। ये देखो मैंने ये काम किया है, सॉरी अगर मैं थोड़ा सा गैप देके बना दूं, ये चीज क्लियर है। इसका मतलब ए आया, जेड नॉट देखा, मतलब टॉप पे जेड नॉट था, उसको दोबारा से रख दिया। जरूरी नहीं है आप किसी अलग स्टेट पे जाते हैं, आप ये भी कर सकते थे, स्टेट पे जाना और स्टैक में चेंजेस करना दो अलग अलग बात। ठीक है, तो स्टैक में चेंजेस का मतलब ये नहीं है कि स्टेट भी चेंज होगी, और स्टेट चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि जरूरी है कि स्टैक भी चेंज हो सकता है स्टैक की रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बताऊं। तो ये पहला ऑपरेशन समझ में आ गया सबके, ये पहला ऑपरेशन समझ में आ गया। अच्छा, ये भी हो सकता है, देखिए यहाँ पर पुश करवाते हुए हम एक से ज्यादा चीजें पुश कर सकते हैं, मतलब हमें अलाउ है कि हम दो चीजें भी एक साथ पुश कर सकते हैं। तो देखें अगर मैं इस ऑपरेशन को समझू सिर्फ इतना, ए आया, टॉप पे क्या पड़ा हुआ था, जेड नॉट, आपने जेड नॉट बाहर निकाल दिया। अब आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि जेड नॉट के ऊपर ए आ जाए। तो देखें ये इस तरीके से पुश करिएगा राइट साइड से,
ये प्रेजेंटेशन है, आप इस चीज को समझेंगे, प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन का मतलब बेटा ये होता है कि ये हम अपने पास प्रेजेंट करने के लिए बना रहे हैं, और प्रेजेंट करने के लिए जो बना रहे हैं हम, उसका मतलब ये है कि ये हमारी डोमेन में, हम जब कोडिंग करेंगे तो हम समझ गए कि हमें कैसे करना है, कि भाई जेड नॉट के ऊपर हमने ए रखना है। अब आप बोले सर ये जेड नॉट निकाल ही क्यों रहे हैं, देखो देखने के लिए निकालना है। अगर फर्ज कर लीजिए आप ये बोले सर जब जेड नॉट को निकाला था और दोबारा ही रखना है, तो आप इसको ये कॉन्सेप्ट क्यों दिमाग में बिठा रहे हैं कि सर जेड नॉट निकल गया, सिंपल यहाँ सर ए रख दें। ये भी कह सकते हैं ना कि सर ए आया, टॉप पे जेड नॉट था, उसके ऊपर ए रख दिया, ये मतलब हुआ ना। लेकिन आप ये क्यों लिख रहे हैं, वो इसलिए लिख रहा हूँ कि देखिए जब ये ऑपरेशन होगा तो क्या करोगे यहाँ पर, अगर सिर्फ आपने जेड नॉट वापस रखना होगा तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ कुछ भी नहीं लिखोगे। इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट क्या बिल्ड किया है कि जो चीज टॉप पे पड़ी है उसे भी आप बाहर निकाल चुके हैं, आपको दोबारा रखना आप रख सकते हैं। देखें क्लियर हो गई बात, ये चीज मेरे हाथ में आ गई है, और हाथ में आने का मतलब ये है कि मैं दोबारा इसको रखूंगा अगर मेरी जरूरत है। अगर ये फर्ज करें आपके दिमाग में ये बातें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज बाहर निकाल ही क्यों रहे हैं, तो देखिए अगर ये ऑपरेशन करना होगा कि जिसमें मुझे स्टैक में कोई चेंजेस नहीं करने, तो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, सिंपल प्रेजेंटेशन है। आप मैं इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ये फर्ज कर लीजिए आपको ये करना है, ये मैं अभी तक कुछ बता रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ कुछ बता रहा हूँ। ये देखें अब टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, टॉप पे क्या पड़ा हुआ है ए, ठीक है ए आया, टॉप पे ए पड़ा हुआ था, आपने कहा सर इसके ऊपर एक और ए रख दे, तो ये देखें ये हो जाएगा। क्लियर, इट्स नॉट अबाउट कि हमेशा जेड नॉट होगा टॉप पे, क्लियर। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा जेड नॉट होगा टॉप पे, और जरूरी नहीं कि ए हो। तो इसका मतलब ये ए आया, टॉप पे ए पड़ा हुआ था, उसके ऊपर एक और ए रख दिया, तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ऑपरेशन समझा रहा हूँ। ऑपरेशन समझाने का मतलब ये होता है कि ये चीजें पॉसिबल है, हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। दो ए भी रख सकते हैं, एक ये पुराना वाला है हमारा और ये दो ए नए वाले, क्लियर। ये होगा पुश के ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन समझ में आ गया। फर्ज कर लीजिए कि हमें इग्नोर करना है, इग्नोर, तो देखिए ए आया, टॉप पे क्या पड़ा हुआ था ए, उससे ही वापस रख दिया, ये इग्नोर है, स्टैक को इग्नोर कर दिया। क्लियर हो गई बात। और बस पॉप का तो सिंबल ये है, ये आया टॉप पे ये पड़ा हुआ था, आपने पॉप करवा दिया। पॉप के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एप्सिलॉन, हम चाहे तो पॉप भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एप्सिलॉन लिख रहे हैं। इसका मतलब ए आया, टॉप पे ए पड़ा हुआ था, आपने उसे पॉप करवा दिया, जैसे ही आप पॉप करवाएंगे यहाँ से डिलीट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, जैसे ही आप पॉप करवाएंगे यहाँ से डिलीट हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात। बस पॉप के लिए आपने एप्सिलॉन लिखना है। पॉप के लिए आपने क्या लिखना है, एप्सिलॉन लिखना है। बड़ा ही सिंपल है इसका मैकेनिज्म, काम करने का तरीका भी बड़ा, क्योंकि हम पीडीए पढ़ चुके हैं, वो डीएफए पढ़ चुके हैं, तो हमें इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इसको प्रॉपर्ली देखना है। तो हम पहला सवाल इसका देख लेते हैं, ये ऑपरेशन है। ट्रांजिशन टेबल कैसे बनता है, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद आप ट्रांजिशन टेबल देख लीजिएगा। क्वेश्चन वही करते हैं जिससे हमने डीएफए को छोड़ा था, ए एन बी एन such that n is greater than equal to 1। सबसे पहले आप इसकी कुछ स्ट्रिंग लिख लीजिए, जैसे जितने ए आएंगे उतने बी आएंगे, और कम से कम एक भी होना चाहिए, ठीक है। जितने ए आएंगे उतने बी आएंगे, और कम से कम एक ए और एक भी होना चाहिए। ए भाई अब आ जाते हैं वापस। पता है इसमें ना बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये ना आप ये डीएफए की तरह ज्यादा स्टेट्स नहीं लेते ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको एक एक्स्ट्रा चीज मिल रही है, स्टैक। सबसे पहले आपने स्टैक बनाया, ये आप अपनी डिजाइनिंग के लिए बना रहे हैं। आपने कहा सर शुरू में तो जेड नॉट होता है, सही है सर। अब आप ये चाहते हैं कि सर जितने ए आए उतने बी आए, ऐसा ही है। तो लॉजिक क्या बन रही है सर, जब तक ए आते रहे आप उसे पुश करवा दें, और सर जब बी आते रहे उन्हें पॉप करवाते रहे, ऐसा ही है। लॉजिक यही बननी चाहिए। ये देखें अभी मैं क्वेश्चन डिजाइन नहीं कर रहा, मैं लॉजिक बिल्ड कर रहा हूँ। पहले लॉजिक मुझे बताइएगा,
हम इस स्ट्रिंग के खत्म होने की निशानी ये लगा देते हैं कि जब स्ट्रिंग खत्म होता है तो एप्सिलॉन आता है। ठीक है, ये हमने खुद इंसर्ट किया अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए जब तक ये आता है कि सर आप उसको यहाँ पुश करवाते हैं, अभी हम ऑटोमेटेड डिजाइन नहीं कर रहे पीडीए, ठीक है सर। जब ए आना शुरू हो जाए तो आप उनको पुश करवा दें, ऐसा ही है सर। जब बी आए और टॉप पे ए पड़ा हो तो आप हर बी पे हर ए को डिलीट करते हैं। तो आप यहाँ पहुंचे, आपने इसे डिलीट कर दिया, आप यहाँ पहुंचे, यहाँ डिलीट कर दिया, आप यहाँ पहुंचे, यहाँ डिलीट कर दिया। मुझे बताएं यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? एप्सिलॉन। और यहाँ पर क्या है? जेड नॉट। तो कॉम्बिनेशन क्या बना? एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट, ऐसे ही है ना। इसका मतलब है अगर एप्सिलॉन के साथ जेड नॉट आ गया तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर हम इस केस को देख लेते हैं दोबारा, देखें फर्ज करेंगे हमारे पास ये वाला केस आ गया जिसमें ए कम है बी ज्यादा है, ऐसा ही होगा। ए दो दफा पूछ जाएंगे, और से देखिएगा सही है। अब बताएं पहला ए आया, सॉरी पहला बी आया तो ये ए डिलीट हो गया, दूसरा बी आया तो ये ए डिलीट हो गया। अब बताएं कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? इनपुट अल्फाबेट क्या है? आंसर कीजिए, इनपुट अल्फाबेट क्या है? और यहाँ क्या है? जेड नॉट, बी कॉमा जेड नॉट। इसका मतलब है अगर बी कॉमा जेड नॉट आता है तो ये हमारी एक्सेप्टिंग कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि बी कॉमा जेड नॉट का मतलब है बी ज्यादा है। इज इट क्लियर? ये कॉम्बिनेशन के ब्याज पे डिसाइड होगा। अब अगर एक और केस ले लेते हैं, बी कॉमा जेड नॉट नहीं आ रहा समझ में, एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट हमें समझ में आ गया था क्योंकि दोनों बराबर थे। एक और केस ले लेते हैं जिसमें ए ज्यादा हो और बी कम हो। ये देखिए अब देखिए ये पहले बी पे ए के डिलीट, दूसरी बी पे ए के डिलीट। अब क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? एप्सिलॉन कॉमा ए। ये भी सही नहीं है, इसके अलावा तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो तीन कॉम्बिनेशन है जिसमें से एक कॉम्बिनेशन जो है इनपुट अल्फाबेट और स्टैक का वो सही लग रहा है, वो क्या है? एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट। इसका मतलब है एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट की कंडीशन जब भी आएगी, एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट की कंडीशन जब भी आएगी तो आप जहां पर भी खड़े रहे वहां से आप फाइनल स्टेट पे जा सकते हैं। इनिशियल स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, इनिशियल स्टेट पे क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? क्योंकि कम से कम एक या और कम से कम एक भी चाहिए। अब हम इसको प्रैक्टिकली डिजाइन कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सर जब ए आएंगे तो हमें क्या करना है? पुश करना है। जब बी आएंगे तो हमें क्या करना है? देखते हुए पॉप करना है। ब्लाइंडली पॉप नहीं करना ना, ब्लाइंडली पुश करना है, क्योंकि ये ऑर्डर का क्वेश्चन है। अब देखते हैं, सबसे पहले सर हम एक इनिशियल स्टेट बना देते हैं क्यू नॉट, और सर यहाँ पर हम अपना स्टैक बना देते हैं जेड नॉट। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं ए पी वी वी और हमने एप्सिलॉन लगा दिया। अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये लिख लिया। बस और नीचे करके बना देते हैं इसको। ठीक, अब मुझे बताइए कि अगर ये स्ट्रिंग वैलिड होगा तो शुरू में क्या आएगा? अगर ये स्ट्रिंग वैलिड होगा तो शुरू में क्या आएगा? अगर इस लैंग्वेज का कोई भी स्ट्रिंग वैलिड होगा, वैलिड, तो सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा, बी तो नहीं आ सकता ना। क्यों? क्योंकि जितने होंगे उतने भी कम से कम एक ही होना चाहिए। इसी तरीके से एप्सिलॉन भी नहीं आ सकता। इसका मतलब है अगर वैलिड स्ट्रिंग होगा तो शुरू में मुझे ए मिलेगा। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब आ जाते हैं, जब हम ऑटोमेटा पढ़ते थे तो हम ऑर्डर वाले क्वेश्चन में क्या करते थे? अपनी स्टेट चेंज करते थे। यहाँ पर हमारे लिए एक स्टैक भी हेल्प कर रहा है। तो हमने क्या किया है, देखिए हमने बोला सर शुरू में अगर ए आता है और टॉप पे जेड नॉट पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये पहला इनपुट अल्फाबेट है, हाँ या ना? अगर शुरू में ए आता है और टॉप पे जेड नॉट पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है ये मेरा फर्स्ट इनपुट अल्फाबेट। तो आप ये कर दीजिए फौरन। इसका मतलब है ए को जल्दी से पुश करवा दीजिए। जेड तो ऑलरेडी चला जाएगा, लेकिन ए को पुश करवा दीजिए। ये बात समझ में आ गई? मैंने पहले क्वेश्चन की लॉजिक डिजाइन की है। लॉजिक क्या है कि सर ए जब आएंगे तो पुश होगा इस क्वेश्चन में, और जब बी आएंगे
तो ये देखते हुए कि ए स्टैक में पड़ा हुआ है तो पॉप होता रहेगा। अब आपसे एक सवाल है, अब सेकंड अल्फाबेट क्या आ सकता है? अगर पहला ए आया तो आ क्या सकता है? पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी क्या है? इसकी बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूँ कि सेकंड अल्फाबेट क्या आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? ए और बी में से कुछ भी आ सकता है ना, बिल्कुल। तो हम बिलीव करते हैं कि हो सकता है ए आ जाए। तो देखें, अगर ए आता है तो टॉप पे क्या पड़ा हुआ होगा? अगर सेकंड अल्फाबेट है, अगर ए आता है तो टॉप पे क्या पड़ा हुआ होगा? ए ही पड़ा हुआ होगा, क्योंकि देखें अगर फर्स्ट ए है तो सेकंड अगर ए आता है तो फर्स्ट भी ए होगा, तो टॉप पे ए पड़ा हुआ होगा। अगर ये वैलिड स्ट्रिंग है तो कभी भी स्टैक में बी नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कौन डिजाइन कर रहा है? हम कर रहे हैं। और हमारी लॉजिक क्या है कि स्टैक में बी तो जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब है अगर फर्स्ट अल्फाबेट ए था तो वो ए चला गया, अगर सेकंड अल्फाबेट ए है, देखें दोनों केसेस में ए आ रहा है, लेकिन इसमें टॉप पे क्या था? जेड नोट। ये इस बात की निशानी है कि ये फर्स्ट अल्फाबेट है। इसमें टॉप पे क्या है? ए। ये इस बात की निशानी है कि फर्स्ट नहीं है, सेकंड है, थर्ड है, ये मसला नहीं है। तो हम इसको भी स्टैक में पुश करवा देंगे। तो इसका मतलब है ये आ गया। अब 1000 दफा ए आ जाए, जब भी ए आएगा तो टॉप पे क्या होना चाहिए? जब भी ए आएगा तो टॉप पे क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये वाली इंस्ट्रक्शन, ये वाली जो ट्रांजिशन है, ये कब चलेगी? पहले के अलावा। ये सिर्फ पहले पे चलेगी और ये पहले के बाद हर किसी पे चल जाएगी। क्लियर हो गई बात? जब तक ए आते रहेंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि अभी तक हमने बी की बात नहीं की। अब आते हैं आगे। लेकिन एक वक्त आएगा अगर ये वैलिड स्ट्रिंग है तो बी आना शुरू होंगे। अब चूंकि ये ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो ऑर्डर के क्वेश्चन में बेटा हम क्या करते हैं? हम अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं जहां पर हमें याद रखना होता है। यहां पर हमने अपनी स्टेट चेंज क्यों नहीं की? यहां पर हमने अपनी स्टेट इसलिए चेंज नहीं की क्योंकि ये स्टैक अल्फाबेट हमारी हेल्प कर रहा था। लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए कि मैं बी को भी यही बना दूं, तो हो सकता है बी के बाद ए आ जाए और वो यहां से एक्सेप्ट हो जाए। अगर बी के बाद ए आ गया तो यहाँ मुझे बी पे अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। जब पहला बी आएगा, जब पहला बी आएगा तो टॉप पे क्या पड़ा होना चाहिए? अगर ये वैलिड स्ट्रिंग है, स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा होना चाहिए? अगर ये वैलिड स्ट्रिंग है तो ए पड़ा होना चाहिए। तो ये देखें बी कॉमा ए, और हम क्या चाहते हैं कि अगर पहला बी आए और स्टैक के टॉप पे ए पड़ा हुआ है तो क्या करवा दें? उसे पॉप करवा दें। क्लियर? जब पहला बी आए और स्टैक के टॉप पे ए पड़ा हुआ हो तो आप उसे पॉप करवा दीजिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही है? ये मैंने देखें एक पॉप करवा दिया और अब मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, मैंने इसको पॉप करवा दिया और अब मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब मुझे बताइए, अब आपको पता है कि अगर ये वैलिड स्ट्रिंग है तो बी के बाद बी आएंगे, ये तो नहीं आएगा। ऐसा ही है? अगर ये वैलिड स्ट्रिंग है तो बी के बाद बी आएंगे, ये तो नहीं आएगा। तो जब तक बी के बाद ए बी आते रहे और टॉप पे ए पड़ा हुआ है तो आप पॉप करवाते रहे। जब भी बी के बाद बी के साथ ए का कॉम्बिनेशन मिलता रहे तो आप उसको पॉप करवा दीजिए। जब भी बी के साथ ए का कॉम्बिनेशन मिलता रहे तो आप उसे पॉप करवाते रहे। ठीक है? क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन आप डिजाइन कर रहे हैं, आपको ये भी पता है कि स्टैक में आपने ए के अलावा कुछ नहीं रखा, क्योंकि आप यहाँ खड़े हैं तो स्टैक में आप ए के अलावा कुछ रख के नहीं आए। सिर्फ नंबर ऑफ ए भी सेम नहीं होने चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। पहले ए फिर बी और फिर जितने ए हैं उतने बी। ये नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी बराबर वाला क्वेश्चन नहीं है, ये है पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे एंड जितने ए होंगे उतने बी आएंगे। इज इट क्लियर? वो आप दूसरे क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे कि जितने ए होंगे उतने बी होंगे, पोजीशन मैटर नहीं करती। इस क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर भी मैटर करता है। पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, लेकिन जितने ए होंगे उतने ही बी होंगे। इज इट क्लियर? फिलहाल ठीक है भाई, आगे बढ़। हाँ, तो 4 ए और 2 बी को नॉन वैलिड इसलिए कह रहा था ना सर मैं, क्योंकि आप मेरी बात सुन नहीं रहे थे शायद। बेटा 4 ए और 2 बी को वैलिड नॉन इसलिए कह रहा था कि 4 ए आप खुद ही जवाब दे रहे हो मुझे, क्या ये बराबर हैं?
क्या इनकी क्वांटिटी बराबर है? नहीं है ना, तो बस ये देखें, मेरी बात समझें फिलहाल, शायद आप समझ में आ जाए आपको। ये बराबर है ना, 2A 2B, लेकिन ये वैलिड नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं, ऑर्डर मैटर कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि पहले A आएंगे फिर B आएंगे। क्लियर हो गई बात? इस क्वेश्चन में दो लॉजिक लग रही है, एक लॉजिक सीक्वेंस की है, एक लॉजिक इक्वलिटी की है। तो ये इक्वलिटी पे पूरा उतर रहा है लेकिन सीक्वेंस नहीं है, तो ये गलत हो गया। ये भी गलत है, देखिए, हालांकि इसमें 2A है और 2B है। यार फिर वही बात, अभी मैं उर्दू में कह रहा हूँ। बिलाल देखो मेरी बात सुनो ना, तुम्हारा दिमाग कहाँ पर है बेटा? मैंने अभी कितना क्लियर बताया आपको कि 4A और 2B, क्या 4 इक्वल टू 2 होता है? क्या 4 इक्वल टू 2 होता है? तो बस खत्म हो गई ना बात। सवाल पढ़ तो लें क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B भी बराबर होंगे क्योंकि दोनों पे एन लगा हुआ है। अब बताइए, अब भी समझ में नहीं आया क्या? नहीं समझ में आया? ये स्ट्रिंग देख रहे हो सारे? स्ट्रिंग बराबर होना जरूरी नहीं है, स्ट्रिंग सीक्वेंस के साथ बराबर होना जरूरी है। सीक्वेंस के साथ बराबर होना जरूरी है। ये सीक्वेंस है और ये एन ये बता रहा है दोनों पे कि इनकी नंबर इक्वलिटी भी बराबर, नंबर्स भी बराबर है। यही तो मैं कह रहा हूं बेटा शुरू से। जिसको एंड करवाने थे, आपको कोई सवाल हो तो उसके बाद पूछ लीजिएगा, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन मीटिंग एंड हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाए। एक वक्त आएगा कि हर बी पे ए डिलीट होता रहेगा, देखिए, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा। अब आप यहाँ पहुंच गए। एक वक्त आएगा बी खत्म हो जाएंगे, यही मतलब है इसका, इस क्वेश्चन का ये मतलब है। एक वक्त आएगा बी खत्म हो जाएंगे, बी हो गया खत्म। और एक वक्त आएगा, हो सकता है बी खत्म हो जाए, हो सकता है बी खत्म ना हो। लेकिन अगर ये वैलिड क्वेश्चन है, वैलिड, तो बी खत्म होने के बाद हमें क्या मिलेगा? एप्सिलॉन। बी खत्म होने के बाद हमें क्या मिलेगा? एप्सिलॉन। तो टॉप पे क्या पड़ा होना चाहिए? अगर बी खत्म हो गए तो ए भी खत्म हो जाने चाहिए। अगर ये वैलिड, हम बात कर रहे हैं वैलिड की अभी, आप वैलिड की फिक्र कर ले, इनवैलिड खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर बी खत्म हो गए तो ए भी खत्म होने चाहिए, यस और नो? आंसर कीजिए बेटा। ऐसा ही है, अगर बी खत्म हो गया तो ए भी खत्म होने चाहिए। तो कॉम्बिनेशन क्या बन रहा था? एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट। तो ये देखिए, एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट देख के आप फाइनल पे आ जाइए, और एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट देख के आप फाइनल पे आ जाइए, और जेड नॉट को वापस रख दीजिए, और फाइनल फाइनल पे आने का मतलब ये है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट देखने के बाद आप फाइनल पे आ जाइए और जेड नॉट को वापस रख दीजिए। फाइनल पे आने का मतलब ये है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब आप आ जाए, एक इनवैलिड स्ट्रिंग देख लेते हैं। इनवैलिड, ये देखिए, ए बी बी बी, ये इनवैलिड है, इसे रिजेक्ट होना चाहिए, यस और नो? से रिजेक्ट होना चाहिए। देखिए, ए आया शुरू में, टॉप पे क्या पड़ा हुआ? जेड नॉट। ए आया, टॉप पे क्या पड़ा हुआ? जेड नॉट, आपने ए को रख दिया। फिर ए आया, टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? ए, आपने ये वाली कमांड चला के ए को रख दिया। अब बी आया, टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? ए, आपने उसे डिलीट कर दिया। फिर बी आया, टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? आपने उसे डिलीट कर दिया। अब बी आया, इस जगह पे खड़े हुए आप, अब इस जगह पे खड़े हुए, बी आया, टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? बी आया, टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? क्या ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर? क्या ऐसी कोई ट्रांजिशन है बी कॉमा जेड नॉट? क्या बी कॉमा जेड नॉट की ट्रांजिशन है Q1 पे? बस खत्म, रिजेक्ट। हमें पता है ना कि जब कोई ट्रांजिशन नहीं होती ऑटोमेटा वहीं खत्म हो जाता है, फ्रॉम एन एफ ए। ऐसा ही है, इज इट क्लियर? बस, जहां पर कोई ट्रांजिशन नहीं होगी, रिजेक्ट। ये केस हो गया। अब एक केस वो ले लेते हैं कि जिसमें ए ज्यादा हो, बी कम हो। ठीक है भाई, ये देखिए, ए आया पुश, ए आया पुश, ए आया पुश, बी आया, ए को डिलीट, फिर बी आया, ए को डिलीट। अब क्या मिला हमें? एप्सिलॉन कॉमा ए, एप्सिलॉन कॉमा ए। क्या एप्सिलॉन कॉमा ए की ट्रांजिशन है? क्या एप्सिलॉन कॉमा ए की ट्रांजिशन है? Q1 पे एप्सिलॉन कॉमा ए की ट्रांजिशन है? नहीं है, डिलीट। अब एक ऐसा केस ले लेते हैं कि जिसमें ए है ही नहीं, ए है ही नहीं। ये देखें, बी बी बी। मुझे बताइए, शुरू में बी कॉमा जेड नॉट की ट्रांजिशन है यहाँ पर?
बी कॉमा जेड नॉट की ट्रांजिशन है यहाँ पर, बी कॉमा जेड नॉट नहीं है, रिजेक्ट। सही है। अब आ जाए कि बी ए सॉरी ए बी बी ए, मतलब बराबर तो है, बराबर तो है लेकिन सीक्वेंस नहीं है। तो पहले बताया ए कॉमा जेड नॉट पे ए रख दिया, फिर बी आया, बी कॉमा ए पर डिलीट करके यहाँ गए और खड़े में बी पे, बी कॉमा जेड नॉट की ट्रांजिशन नहीं, ये पे डिलीट। तो इन एनी इनवैलिड स्ट्रिंग ये आराम से रिजेक्ट कर रहा है। आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, समझ में आ गया सबके, ठीक है। इसमें एक चीज और है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले गौर से समझ लीजिए। आपने कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में, सिर्फ लॉजिक बिल्ड किए, बाकी देखिए 3 स्टेट के अंदर सारा काम हो। आपने इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लॉजिक बिल्ड किए, बाकी आप आराम से देख सकते हैं कि 3 स्टेट के अंदर सारा काम हो गया। मैं आपसे यही कह रहा था कि इसमें बड़े से बड़ा क्वेश्चन बहुत कम स्टेट में सॉल्व हो सकता है। आपको स्टैक को स्मार्टली यूज करना आना चाहिए। अगर आप अननेसेसरी काम करेंगे, जैसे फर्स्ट करें यहाँ पर ए कॉमा जेड नॉट था, मैं इसको अलग स्टेट पे ले जाता तो एक स्टेट बढ़ जाती। लेकिन मुझे पता है जब स्टैक मुझे बता रहा है कि यार 2 अलग अलग चीजें हैं, ये बता देगा फर्स्ट है और ये बता देगा सेकंड सो ऑन है, तो मैं क्यों उसके लिए एक स्टेट और बनाऊं। तो यहाँ पर बस ये फर्क है। तो ये कहलाता है पीडीएफ पुट डाउन ऑटोमेट। आप डेफिनेटली इसका हमारे पास वो भी मौजूद होता है, ट्रांजिशन टेबल। ये हमने जो एक्सेप्ट करवाया है ये कहलाता है एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट। क्या कहलाता है ये? एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट। एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट क्यों? क्योंकि हम अगर फाइनल स्टेट पे पहुंच गए इसका मतलब है हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए तो इसका मतलब है हमने अपने क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लिया। फाइनल स्टेट पे पहुंच गए तो इसका मतलब है आप एक्सेप्ट करके आए। लेकिन एक और केस कहलाता है एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टेट। उससे हमारी एक स्टेट बच सकती है, लेकिन देखें डेफिनेटली हमको इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस पे तो काम कर नहीं रहे कि हमें एक आधे स्टेट में फर्क पड़े। लेकिन एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक का कॉन्सेप्ट कि जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो जाए, अगर आप ये देखें कि आपका स्टैक खाली हो गया तो बस आपका क्वेश्चन एक्सेप्ट हो गया। वो हमने नहीं किया, हमने किया ये है। लेकिन ये क्या चीज है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। तो आप सोचें ब्रेक में कि एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक कैसे होता होगा, और बहुत आसान है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर क्लास में 95% स्टूडेंट सिर्फ सोचेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक कैसे काम करेगा। चलें जी, ये जो है एंड पे ये मीटिंग तो फिर